नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी हिस्सों को समझने जा रहे हैं। अम्ल, भस्म और लवण। ये वो चीजें हैं जिनसे हमारा सामना लगभग हर रोज होता है, हमारे खाने की प्लेट से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले क्लीनर्स तक। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के हमारे चर्चा का सफर कैसा रहेगा। हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अम्लों से। आखिर ऐसी क्या खास बातें हैं इनमें जो इन्हें अम्ल बनाती है? चलिए जानते हैं। देखिए, अम्लों को पहचानने के कुछ सीधे साधे तरीके हैं। स्वाद में ये खट्टे होते हैं। अगर नीले लिटमस पेपर को इनमें डुबोया जाए तो वो लाल हो जाता है। और हाँ, पानी में इनका घोल बिजली का अच्छा सुचालक होता है, मतलब उसमें से करंट पास हो सकता है। पर सबसे जरूरी बात, पानी में घुलते ही ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं। तो देखिए, रासायनिक स्तर पर होता क्या है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कोई अम्ल पानी में जाता है तो वो टूट जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। असल में यही H+ आयन ही वो वजह है जिसके कारण कोई पदार्थ अम्लीय व्यवहार करता है। यही इसकी असली पहचान है। एक दिलचस्प बात यह है कि अम्ल कहाँ से आते हैं। इसके आधार पर हम उन्हें 2 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होते हैं कार्बनिक अम्ल, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों या जानवरों से, और दूसरे होते हैं खनिज अम्ल, जिन्हें हम लैब में खनिजों की मदद से तैयार करते हैं। और ये देखिए, ये लिस्ट कितनी कमाल की है। चींटी के डंक से लेकर सिरके तक, दही, नींबू, सेब और यहाँ तक कि हमारे डीएनए और प्रोटीन में भी अलग-अलग तरह के कार्बनिक अम्ल मौजूद हैं। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सभी अम्ल एक बराबर नहीं होते। कुछ बहुत शक्तिशाली होते हैं और कुछ कमजोर, और इनकी शक्ति से कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तो किसी अम्ल की ताकत किस बात पर निर्भर करती है? इसका सीधा सा जवाब है आयनों पर। जो अम्ल पानी में जाकर पूरी तरह से टूट जाते हैं और ढेर सारे H+ आयन छोड़ते हैं, वे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जैसे कि सारे खनिज अम्ल। वहीं दूसरी तरफ जो अम्ल पानी में पूरी तरह नहीं टूटते और कम H+ आयन छोड़ते हैं, वे दुर्बल यानी वीक एसिड होते हैं, जैसे कि ज्यादातर कार्बनिक अम्ल। और अपनी इसी जबरदस्त ताकत और इंडस्ट्री में ढेरों इस्तेमाल की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को एक बहुत ही खास उपाधि मिली है। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब 2 शक्तिशाली अम्ल एक साथ मिल जाते हैं? तब बनता है एक्वा रेजिया या शाही जल। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक खास मिश्रण है, और ये इतना ताकतवर होता है कि सोने जैसी कीमती धातु को भी अपने अंदर घोल सकता है। सुनार अक्सर इसका इस्तेमाल गहनों को साफ करने के लिए करते हैं। पर देखिए, ये जो रासायनिक शक्ति है ना, ये कभी-कभी हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या भी बन सकती है, जैसे कि अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। और इसकी कहानी शुरू होती है फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से। तो ये होता कैसे है? प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में जाती हैं। फिर ये गैसें ऊपर जाकर बादलों में मौजूद पानी के साथ मिल जाती हैं। इस रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे खतरनाक अम्ल बन जाते हैं, और आखिरकार यही अम्ल बारिश के पानी के साथ मिलकर जमीन पर गिरते हैं। और एक खास नंबर है जो हमें बताता है कि बारिश कब सामान्य से एसिड रेन बन चुकी है। वो नंबर है 5.6। अगर बारिश के पानी का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे आधिकारिक तौर पर अम्ल वर्षा माना जाता है। अम्ल वर्षा के नतीजे काफी गंभीर होते हैं। ये खेती और जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, पानी में रहने वाले जीवों के लिए खतरा बन जाती है, और यहाँ तक कि हमारी ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को भी धीरे धीरे गला देती है। इस असर को स्टोन लेप्रोसी या मार्बल कैंसर भी कहते हैं। साथ ही ये इंसानों में सांस से जुड़ी बीमारियां भी पैदा कर सकती है। तो हमने अम्लों के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब बात करते हैं उनके ठीक उलट चीज की, जिसे हम भस्म या बेस कहते हैं। भस्म के अपने अलग गुण होते हैं, और आप देखेंगे कि इनमें से कई गुण अम्लों से एकदम उल्टे हैं। जैसे इनका स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्लों की तरह पानी में इनका घोल भी बिजली का संचालन करता है। और सबसे बड़ा फर्क,
पानी में घुलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव छोड़ते हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। आपने क्षार या एल्कली शब्द भी सुना होगा। तो क्षार क्या है? क्षार बस एक खास तरह का भस्म है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो याद रखिए, सारे क्षार भस्म तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे भस्म पानी में घुले, इसलिए सारे भस्म क्षार नहीं होते। और बिल्कुल अम्लों की तरह ही भस्म भी हमारी रोजमर्रा की चीजों में खूब इस्तेमाल होते हैं। खिड़की साफ करने वाले क्लीनर से लेकर साबुन बनाने तक, और एसिडिटी दूर करने वाली दवा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तक, हर जगह भस्म मौजूद हैं। तो अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं, क्या होता है जब ये दोनों विपरीत चीजें यानी एक अम्ल और एक भस्म आपस में मिलती हैं? चलिए केमिस्ट्री की सबसे बुनियादी और जरूरी रिएक्शंस में से एक को देखते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एक अम्ल और एक भस्म एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और इस प्रक्रिया के अंत में हमें दो चीजें मिलती हैं, लवण यानी सॉल्ट और जल यानी पानी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक है, और साथ में पानी। लेकिन जो लवण बनता है उसका स्वभाव कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने वाला अम्ल और भस्म कितने शक्तिशाली थे। अगर दोनों शक्तिशाली हैं तो लवण उदासीन होगा, अगर अम्ल शक्तिशाली और भस्म कमजोर है तो लवण अम्लीय होगा, और अगर भस्म शक्तिशाली और अम्ल कमजोर है तो लवण क्षारीय होगा। और ये जो उदासीनीकरण का सिद्धांत है ना, ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों या लैब तक सीमित नहीं है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा, जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एंटासिड लेते हैं जो एक भस्म है। वो पेट के एसिड को उदासीन कर देता है। हमारे टूथपेस्ट में भी भस्म होता है जो मुंह के एसिड से लड़ता है। जब चींटी काटती है तो उसके फॉर्मिक एसिड के असर को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा जैसा भस्म लगाते हैं। यहाँ तक कि खेतों की अम्लीय मिट्टी को भी चूना जैसे भस्म से ठीक किया जाता है। और अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल, वैज्ञानिक ये पक्के तौर पर कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज अम्ल है या भस्म, और वो कितनी शक्तिशाली है? इसके लिए उनके पास एक खास टूल किट होता है। इस टूल किट का पहला औजार है सूचक या इंडिकेटर। ये एक तरह के रासायनिक जासूस होते हैं। जैसे ही ये किसी अम्लीय या क्षारीय घोल के संपर्क में आते हैं, ये फौरन अपना रंग बदल लेते हैं और उसकी असलियत बता देते हैं। लैब में इस्तेमाल होने वाले कुछ आम सिंथेटिक सूचक हैं मिथाइल ऑरेंज, जो एसिड में लाल और बेस में पीला हो जाता है, और फेनोल्फ्थैलीन, जो एसिड में रंगहीन रहता है लेकिन बेस में जाते ही गुलाबी रंग का हो जाता है। ये एकदम सटीक जानकारी देते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि कोई चीज़ अम्ल है या भस्म, बल्कि ये जानना है कि वो कितना अम्लीय या क्षारीय है, तो उसके लिए वैज्ञानिक pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केल 0 से 14 तक होता है, और ये असल में H+ आयनों की मात्रा को मापता है। तो इसे समझने का एक सीधा सा नियम है, अगर pH मान 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय है, अगर 7 है तो वो उदासीन है जैसे कि शुद्ध पानी, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। और याद रखिए, pH का नंबर जितना कम होगा अम्ल उतना ही मजबूत होगा, और नंबर जितना ज्यादा होगा भस्म उतना ही शक्तिशाली होगा। तो अब जब हम अम्ल और भस्म के इन बुनियादी नियमों को समझ चुके हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि उदासीनीकरण के इस शक्तिशाली सिद्धांत से हम अपने आसपास की और कौन-कौन सी रोजमर्रा की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। संभावनाएं अनगिनत हैं।